ठीक है दोस्तों, आज हम एक सच्ची घटना पर आधारित हाल ही में आई एक जबरदस्त मर्डर मिस्ट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं। आपको ये फिल्म जरूर पसंद आएगी, इसलिए पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें 2005 में दिलेनवा नाम के एक शख्स से मिलवाया जाता है। हमें यहाँ प्रेम नाम के एक व्यक्ति से परिचय कराया जाता है। प्रेम अपनी पत्नी और बेटी को गांव में छोड़कर यहाँ बलवीर नाम के एक बड़े अमीर आदमी के घर में नौकर के तौर पर काम करता है। आज बलवीर किसी काम से बाहर गया हुआ है, इसलिए प्रेम सोचता है कि आज घर का राजा वही है। तो वह सोफे पर लेटकर अमीर आदमी की तरह टीवी पर चल रही कोटिपति कौन बनेगा करोड़पति जैसी प्रतियोगिता देख रहा है। टीवी पर जो प्रतियोगी है वह हर सवाल का गलत जवाब दे रहा है। यह देखकर प्रेम को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उन सभी सवालों के जवाब प्रेम को पहले से पता थे। असल में प्रेम का सपना है कि वह कभी उस शो में जाकर हर सवाल का सही जवाब दे। इसी बीच गांव से प्रेम को उसकी पत्नी का फोन आता है। तभी हमें पता चलता है कि प्रेम की पत्नी गर्भवती है और जल्द ही उन्हें बच्चा होने वाला है। प्रेम को वह सावधानी से रहने के लिए कहती है। जैसे ही पहला कट होता है, प्रेम एक बड़ा चाकू लेकर वॉशरूम में जाता है। वहाँ हम देखते हैं कि प्रेम ने एक स्कूल जाने वाली लड़की को अगवा करके बंधक बना रखा है। वह लड़की के पास जाकर उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर देता है, यानी प्रेम एक मानसिक रोगी है। इसके बाद हमें रामचरण नाम के सब इंस्पेक्टर को दिखाया जाता है। वह अपनी बेटी, वैद्य, पत्नी और परिवार के साथ बहुत खुशहाल जीवन जी रहा है। आज सुबह रामचरण तैयार होकर अपनी बेटी वैद्य को स्कूल छोड़कर पुलिस स्टेशन आता है। वहाँ पुलिस वालों ने बहुत सारे अपराधियों को पकड़ा हुआ है, लेकिन तभी एक आदमी पैसे से भरा बैग लेकर आता है और रामचरण को रिश्वत देता है। वह बैग लेकर रामचरण उन सभी अपराधियों को रिहा कर देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि रामचरण समेत उसका पूरा विभाग बहुत भ्रष्ट है। बाद में मदन नाम का एक व्यक्ति रामचरण से मिलने पुलिस स्टेशन आता है और कहता है, आपकी बेटी टोम्पा कल स्कूल गई थी लेकिन वापस घर नहीं आई। मुझे डर है कि कहीं किसी ने मेरी बेटी को मार तो नहीं डाला। आज उसका जन्मदिन भी है। इस पर रामचरण कहता है, आपकी बेटी अब बड़ी हो गई है, शायद वह किसी के साथ भाग गई हो। फिर रामचरण कहता है कि यह बात किसी को मत बताना और मुझे चुप रहने के लिए कुछ पैसे भी देता है। सीन कट होता है और राजीव कैंप की ओर जाता है, जहां बहुत सारे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। उनका बॉल सड़क के पास एक नाले में गिर जाता है। बॉल लेने के लिए अली नाम का लड़का वहां आता है। जब अली बॉल उठाता है तो वह देखता है कि नाले में किसी का हाथ है। जब यह खबर फैलती है तो रामचरण अपनी टीम के साथ राजीव कैंप पहुंचता है। वह अली की बहादुरी के लिए उसे एक छोटा सा इनाम भी देता है। इसके बाद रामचरण पूरे इलाके की जांच करता है। तभी वह देखता है कि राजीव कैंप के उस पार शेड नंबर 36 है। उस तरफ बड़े बड़े अमीर लोग रहते हैं। अब कहानी उस गैंग के घर की ओर जाती है। अली के पापा रात को काम करके घर लौटते हैं। वह अली को दुकान से कुछ सामान लाने के लिए भेजते हैं। जब अली सामान लेने दुकान जा रहा होता है, रास्ते में प्रेम उसे अगवा कर लेता है। अगला सीन है, एक बल्ब के घर की ओर जाता है। वहाँ प्रेम ने अली को बंधक बनाकर रखा है, लेकिन किसी तरह अली प्रेमी लोग बचकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रेम उसे फिर से पकड़कर मार डालता है। और यहीं से कहानी कुछ साल पहले के फ्लैशबैक में चली जाती है। हम देखते हैं कि प्रेम का मामा एक कसाई की दुकान चलाता है और जब वह दुकान में पूछताछ करता है तो प्रेम गलत तरीके से व्यवहार करने की कोशिश करता है। तभी प्रेम अपनी ही मामा को चाकू से मार डालता है। सीन फिर से वर्तमान में लौटता है। यहाँ प्रेम को छोटी लाल नाम का कोई व्यक्ति कॉल करता है। वह प्रेम को एक डिब्बे में ताज़ा इंसानी मांस देता है, जिसे लेकर छोटी लाल वहाँ से चला जाता है और प्रेम वही रहता है। वह इंसानी मांस बेचने का धंधा करता है। छोटी लाल के जाने के बाद प्रेम बाकी बचे मांस के टुकड़े लेकर जाकर उसी नाले में फेंक देता है। अब सीन एकदम गाड़ियों की ओर जाता है। वहाँ हमें बल्ब इरू दिखाई देता है। आज उसकी प्रेमिका का जन्मदिन है और वह इसे धूमधाम से मना रहा है। उसी समय बालवीर दिल्ली से कॉल करता है और कहता है कि वल्लभी जॉन की नाम की लड़की को तैयार करो। इसके बाद हमें चूनकीवा और उसके परिवार के लोग दिखाई देते हैं, जो एक पार्टी में गए हुए हैं। इस पार्टी में प्रेम भी आकर मौजूद है और वह समय का इंतजार कर रहा है। उजू कीवा का अपहरण कर लिया जाता है। फिर बाकी लड़कियों की तरह उसे भी मारकर फेंक दिया जाता है। कुछ दिनों बाद सीन एक रामचरण के घर जाता है। वह अपने परिवार के साथ दशहरा उत्सव देखने जाता है। उस दिन रामचरण ही रावण का किरदार निभा रहा होता है। उसी समय चूणकीवे के पिता वहां आकर रामचरण से अपनी बेटी को ढूंढने में मदद करने की गुहार लगाते हैं। साथ ही वह रामचरण की बेटी के बारे में भी कहते हैं कि आपके पास भी एक बेटी है, अगर उसके साथ ऐसा कुछ होता तो क्या आप यूं ही चुप रहते। ये सुनते ही रामचरण को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह उन्हें वहां से भगा देता है। दूसरी ओर प्रेम छुपकर एक एम्बुलेंस में उस दशहरा उत्सव में आता है। प्रेम अपने चेहरे को ढककर भीड़ में अपना अगला शिकार ढूंढ रहा होता है। इधर रामचरण की पत्नी उसका गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रही होती है। उसी समय रामचरण देखता है कि उसकी बेटी वहाँ नहीं है, तो वह अपनी पत्नी से बेटी के बारे में पूछता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रेम रामचरण की बेटी को लेकर जा रहा है। जब वह उसे ले जा रहा होता है, रामचरण की नजर उस दिशा में चली जाती है, इसलिए प्रेम को बच्चों को छोड़कर वहाँ से भागना पड़ता है। रामचरण की बेटी बेहोश होती है, जिसे देखकर वह एक एम्बुलेंस को हाथ देता है। वह एम्बुलेंस छोटी लाल की होती है।
इसके बाद रामचरण प्रेम का पीछा करता है, लेकिन प्रेम किसी तरह उससे बचकर भाग जाता है। रामचरण थककर जमीन पर गिर जाता है। तब उसकी नजर दीवार पर लगी उन पोस्टरों पर जाती है जिनमें दूसरी लापता लड़कियों की तस्वीरें होती हैं। इसके बाद रामचरण अपनी बेटी को देखने अस्पताल जाता है। वहाँ उसकी पत्नी उसे जमकर डांटती है कि अब तक सिर्फ दूसरी लड़कियां ही लापता हुई थीं, लेकिन अब हमारी बेटी के साथ भी वही होने वाला था। वह पूछती है कि क्या उन बाकी अपराधियों को पकड़ा नहीं गया। ये बातें सुनकर रामचरण को एहसास होता है कि उन लड़कियों को न ढूंढकर उसने बहुत बड़ी गलती की है। अस्पताल से सीधा रामचरण सुखी के घर जाता है। वहाँ वह चंपिका के माता पिता से वादा करता है कि वह उनकी बेटी को और उन अपराधियों को जरूर ढूंढ निकालेगा। अगले दिन एक बड़े घर की लड़की को दिखाया जाता है। वह स्कूल बस में चढ़ने ही वाली होती है कि तभी बाइक पर आए 2 लोग उसे उठाकर ले जाते हैं। दूसरी ओर चरण पुलिस स्टेशन में हर लापता लड़की की शिकायत दर्ज कर रहा होता है। इसके बाद वह टीवी पर खबरें देखता है, जिसमें बताया जाता है कि उस बड़े घर की लड़की भी लापता हो गई है। अब हर पुलिस वाले का दबाव इसी बात पर है कि उस बच्चे को ढूंढना है, क्योंकि उस बच्चे के पिता के बड़े बड़े राजनेताओं से संबंध थे। इस तरफ मलवीरुत अपने घर आकर उस बच्चे के गायब होने की खबर देखता है। उसी समय रामचरण वल भी घर आता है। उसे देखकर प्रेम डर जाता है, लेकिन रामचरण उसे पहचान नहीं पाता। इसके बाद रामचरण बल्ब से सवाल करता है, क्योंकि एक छोटे बच्चे ने सचिव के तौर पर काम किया था। यहाँ रामचरण बल्ब से कहता है कि जिम के पिता को शक है कि तुमने ही चोको को अगवा किया है। इस पर बल्ब टीवी पर दिखाए जा रहे मुख्य अधिकारी के बारे में बताता है। भैया, मेरे बचपन का एक दोस्त था, लेकिन सुखी के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, ऐसा कहता है। उसी समय चुंबक का पिता वहां आकर बल्ब पर आरोप लगाता है कि उसी ने उसकी बेटी को मार डाला। ये सुनकर बल्ब को गुस्सा आ जाता है। रामचरण कहता है कि सुम एक वेश्या है और उसके पिता ने ही उसे वेश्या बनाया। ये सच जानकर रामचरण हैरान रह जाता है कि क्या कोई बाप अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कर सकता है। रामचरण जंगी के पिता को मारना शुरू कर देता है। कहता है, तुझे शर्म नहीं आती अपनी बेटी के साथ ऐसा करने में। इसके बाद रामचरण बल्ब को घर से जाने के लिए कहता है। तभी प्रेम आकर कहता है कि हर लड़की के बारे में और रामचरण की बेटी को भी ले जाया जा रहा है। रामचरण पूछता है, तुम्हें मेरी बेटी के बारे में कैसे पता चला? प्रेम बात को घुमा देता है और कहता है, ऐसी बात नहीं है, मेरी भी एक बेटी है और मैं भी अपनी बेटी के लिए डरता हूँ। उस समय रामचरण वहाँ से चला जाता है। अगले दिन रामचरण अपने बॉस के पास जाकर जून कीव को ढूंढने के बारे में बात करता है, लेकिन बॉस कहता है कि इस केस को छोड़कर विहान तरिया के बेटे को ढूंढो। लेकिन रामचरण कहता है कि बालवीर ही इन लड़कियों के गायब होने के पीछे है, इसलिए उसे गिरफ्तार करना चाहिए। इस पर बॉस कहता है कि उन झुग्गियों में रहने वाले लोग पैसों के लिए अपनी बेटियों को बेच देते हैं, तुम इस केस में अपना समय बर्बाद मत करो। रामचरण पुलिस से कहता है कि बल्ब वीर को इसमें शामिल मत करो। कम से कम उसका जूनियर अधिकारी कहता है कि जिम कीव को स्कूल ले जाने वाले रिक्शा चालक से पूछताछ करने पर भी कुछ पता नहीं चल पाया। रामचरण निरीक्षक आर्या को घर भेज देता है, लेकिन भेजने से पहले उसके फोन की कॉल रिकॉर्ड देखता है। उसमें दिखता है कि उसने प्रेम से बात की है। वह नंबर देखकर रामचंद्र को एक सबूत मिल जाता है, इसलिए रामचरण फिर से सबूत के बारे में बताने के लिए बॉस के पास जाता है। हमें बल्ब वीर के कर्मचारी प्रेम के खिलाफ सबूत मिले हैं। हमने रिक्शा चालक को हिरासत में लिया है, वही है जो जून कीव को स्कूल से घर लेकर गया था। रात होने पर रिक्शा चालक के अनुसार चून कीव को बल दीर्घ के घर छोड़ दिया गया था। उस दिन जब वह राजून कीव को घर छोड़कर 2-3 घंटे बाद वापस लेने गया तो देखा कि गेट खुला है और कर्मचारी प्रेम ने एक फोन और कुछ सामान नाले में फेंकने के लिए दिया था। साथ ही चून से कहा गया था कि वह झूठ बोले और सबको कहे कि वह रिक्शा में आया और दिल्ली स्टेशन पर उतर गया, लेकिन रिक्शा चालक ने भी प्रेम गीत का फोन अपने पास रखा था। इसी वजह से हमें यह बड़ा सबूत मिला। मुझे लगता है कि हमें बल्गेरिया के कर्मचारियों को भी हिरासत में लेना चाहिए। रामचरण ये सारी बातें बॉस को ध्यान से सुनाता है। वह एक और वरिष्ठ अधिकारी से बात करता है और रामचरण के सभी काम पर तुरंत रोक लगाने का एक आधिकारिक पत्र टाइप करने के लिए कहता है। इस अप्रत्याशित घटना से रामचरण बहुत डर जाता है। उसका बॉस उसे बहुत डांटता है। वह गुस्से में कहता है, मैंने तुमसे स्पष्ट रूप से कहा था कि बल्ब इरूव को इस महत्वपूर्ण केस से हमेशा दूर रखना। तुम इसके बजाय उसी को इसमें फंसाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा कहते हैं। उसके बाद रामचरण अपनी बंदूक और अपनी टोपी वहीं छोड़कर चला जाता है। दूसरी ओर हर न्यूज चैनल पर अब भी विहान थरिया के बेटे की खबर लगातार और प्रमुखता से चल रही है। एक हफ्ते बाद सीन वांग वल दीर्घ के घर जाता है। उस दिन दिवाली का पावन दिन है। वह बहुत सारी लड़कियों के साथ अत्यंत और प्रसन्नता पूर्वक खुश होता है। वल वीर प्रेम उन्हें देखने भेजता है। दूसरी ओर रामचरण और उसका दोस्त पाटाकुई छत पर बैठकर पाठक रामचरण से खुश होने को कहता है, क्योंकि कल फिर से उनके ग्रुप को एक और प्रमोशन मिला है। ये प्रमोशन उन्हें इसलिए मिला है क्योंकि उन्होंने किसी तरह विहान थरिया के बेटे को सफलतापूर्वक ढूंढ लिया था। इस खास मौके पर पाठक सर के आने वाले दिन डॉक्टर के अपहरण की उस गंभीर घटना के बारे में भी बात करता है। जब उस अपहरित डॉक्टर को जमीन पर बुरी तरह से फेंका गया था, तब हम उसे तुरंत अस्पताल ले गए थे। उस एम्बुलेंस के ड्राइवर ने तो पैसे भी नहीं मांगे थे, है ना? ये सब सुनते ही रामचरण को उस एम्बुलेंस वाले के काम पर गहरा शक होने लगता है।
रामचरण और पाठक उसी समय शॉट लेकर उसके पास जाकर उसे पकड़ कर लाते हैं। इसके बाद उसे मार मार कर सच्ची बात जानने के लिए ये सब करते हैं कि यह सब प्रेम ने किया है। दूसरी ओर रामचरण प्रेम को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू करता है। प्रेम रामचरण के पैरों में गिरकर कहता है कि उसने गलती से ही सर की बेटी को पकड़ लिया था। वह कहता है कि अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। प्रेम की ऐसी बातें सुनकर रामचरण हैरान हो जाता है कि उसे हिरासत में लेने के बाद भी उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं है, ऐसा सोचता है। इसके बाद रामचरण प्रेम से चुंग के बारे में पूछता है। प्रेम कहता है कि उसने चुंग की बोन को मार डाला था। वजह के तौर पर वह बताता है कि चुंग ने उसे सिर्फ एक नौकर की तरह समझा, इसलिए जब एक दिन वह घर पर नहीं था तो रात को उसने चुंग को घर बुलाया और उसे मार डाला। प्रेम यहाँ रामचरण से कहता है कि उसने ऐसे कई कत्ल किए हैं, यहाँ तक कि उसने अपने मामा को भी काटकर उसका मांस कुत्तों को खिला दिया था। ये सुनकर रामचरण को चक्कर आ जाता है, उसे तारे नजर आने लगते हैं। रामचरण युवती की लाश के बारे में पूछता है तो प्रेम कहता है कि उसने कभी किसी की लाश कहीं नहीं फेंकी। इसके बदले उसने लाश के टुकड़े टुकड़े करके छोटे लाल को बेच दिया, लेकिन उसने चुंग की लाश नहीं बेची क्योंकि वह चुंग से प्यार करता था। इसलिए प्रेम कहता है कि उसने चुंग का मांस खुद पकाकर खा लिया। यह सुनकर रामचरण हैरान होकर पूछता है, तुम इंसानों का मांस कैसे खाते हो? प्रेम कहता है, मैंने पहली बार अपने मामा को मारकर उसका मांस खाया था और वह बहुत स्वादिष्ट था, इसलिए मैं हर 3-4 महीने में एक बार इंसानों का मांस खाता हूँ। रामचरण पूछता है, तुमने अब तक कितने कत्ल किए हैं? प्रेम कहता है, कुछ 23-24 के आसपास होंगे। ये सुनते ही रामचरण प्रेम की कॉलर पकड़कर पूछता है, तुमने इतने लोगों को मार दिया, क्या तुम्हें जरा भी डर नहीं लगा? अगर इन सब की जगह तुम्हारी बेटी होती तो क्या तुम उसके साथ भी यही करते? इस पर प्रेम गुस्से में रंजन पर चिल्लाता है, मेरी बेटी को इसमें मत घसीटो, मेरी बेटी बहुत अच्छी है। मैंने जिन सबको मारा वे सब झुग्गियों में रहने वाले लोग थे, वे रहें या ना रहें किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सीन एक गाड़ियों की ओर बढ़ता है। वहाँ कुछ लोग हमारा बहुत सारा मांस काट रहे हैं। इस तरफ प्रेम को जेल में डाल रहे हैं। आज वही उसका सबसे पसंदीदा करोड़पति कार्यक्रम आने का दिन है। वह जेल से ही जोर जोर से चिल्ला रहा है। उसे इस तरह चिल्लाते देख रामचरण उसे उसका सबसे पसंदीदा कार्यक्रम दिखा देता है। प्रेम चुपचाप जाकर वह कार्यक्रम देखता है। अगले दिन रामचरण प्रेम को लेकर जाता है और वे उन जगहों से कंकाल इकट्ठा करते हैं जहाँ उसने हत्या की थी। प्रेम ही हर कंकाल को खरीदता है। जब लोग इस बारे में जान जाते हैं तो यह केस एक बहुत बड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ रस्तोगी मंत्री के करीबी मित्र मैथिल एस्टर को कॉल करके बताते हैं, बल्ब इरू को इस केस से दूर रखना चाहिए क्योंकि आखिरी बार चू ने जो कहा था वह बल्ब के घर पर ही देखा गया था। दूसरी तरफ रामचरण प्रेम को लेकर बल्ब ही के घर जाता है। वहाँ वह बल्ब इरू को हिरासत में लेता है। इसके बाद हमें ऐसा लगता है कि यह मुख्यमंत्री को बताया गया है और पुलिस अधिकारी कई लोगों के काम पर रोक लगा देते हैं। मीडिया के सामने आकर रामचरण के काम पर लगी रोक हटा दी जाती है और कहा जाता है कि इस केस को जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए। उसी रात जब रामचरण अपने परिवार के साथ खाना खा रहा होता है तब न्यूज में रस्तोगी आकर झूठ बोलता है कि हमने इस केस की पूरी तरह से जांच कर ली है। प्रेम ने अपनी सारी गलती स्वीकार कर ली, कहा कि बलवीर ने कुछ भी नहीं किया। अगले दिन रामचरण प्रेम के पास जाकर कहता है, बधाई हो, तुम्हें बेटा हुआ है। बातचीत के दौरान वह प्रेम से कुछ सवाल पूछता है, जैसे कि तुम्हारी पत्नी को घर खर्च के लिए पैसे किसने भेजे? इस पर प्रेम कहता है, इसमें मुझे छूटी लाल ने मदद की थी, वही मेरे पैसे मेरी पत्नी को देकर गया था। लेकिन रामचरण कहता है, छूटी को हमने पकड़ लिया था लेकिन कोई और उसे अगवा कर ले गया। इसका मतलब अब तुम्हारी पत्नी को एक पैसा भी नहीं मिलेगा। अगर तुम अपने परिवार को बचाना चाहते हो मेरे एक सवाल का जवाब दो, नहीं तो बलबेयर तुम्हारे परिवार को भी मार डालेगा। मुझे बताओ, क्या तुम बलबीरट्टा में काम करते हो या नहीं? रामचरण पूछता है, लेकिन प्रेम इस सवाल का जवाब नहीं देता। सीन 1 यहीं कट जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रामचरण कहीं जा रहा है और वह कहने की कोशिश करता है कि वह कहीं जा रहा है, लेकिन रामचरण सब कुछ रोककर कहता है, मैं कल आकर सब कुछ बताऊंगा। अगले दिन हम देखते हैं कि रामचरण प्रेम के गाँव पहुँचता है। वह प्रेम की पत्नी को सब कुछ बता देता है। तब प्रेम की पत्नी रामचरण को एक सीढ़ी लाकर देती है। वह सीढ़ी देखने के बाद रामचंद्र को सब कुछ समझ में आ जाता है। असल में हर लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाला बलबीर ही है। इसके बाद आलू को मारकर प्रेम ने जो किया वह सिर्फ उन लाशों को आसपास रखना ही था। ये सब जानने के बाद रामचरण प्रेम के गांव से बाहर निकलकर दिल्ली जाने वाली बस का इंतजार करता है, लेकिन काफी देर हो जाने के बाद भी कोई बस नहीं आती, इसलिए वह एक कार रोककर लिफ्ट मांगता है। हम देखते हैं कि रामचरण उस कार में बैठे लोगों से अच्छे से बात करता हुआ जा रहा है। तभी अचानक पीछे की सीट पर बैठा एक आदमी स्क्रू ड्राइवर से तभी हमें पता चलता है कि रामचरण को भी नींद आ जाती है। अब हमें पता चलता है कि ये सब लोग बलबीर के लिए ही काम करते हैं। उस दिन लाशें दफनाते समय भी ये लोग वहीं थे और बाद में ये ही लोग रामचरण के बैग से वह सीढ़ी निकालकर उसे तोड़कर फेंक देते हैं।
सीन 1 वहीं से कट होता है। 6 महीने बाद सीन 1 में रामचरण उसी पुलिस स्टेशन में जाता है जहां वह पहले था। अब वहां एएसआई बना हुआ है और आज भी 10-12 दिनों से बोर्ड पर रामचरण की गुमशुदगी का पोस्टर लगा हुआ है। वालबुरु इस केस से बरी होकर आजाद हो गया है और उसने जो गलतियां की थी उनकी सजा प्रेम को भुगतनी पड़ रही है। अगले दिन एक पुलिस अधिकारी देखता है कि विष्णु ही रामचरण के हथियारों को ढूंढ निकालेगा। वही लोग हैं जिन्होंने उसे मारा था। इसी के साथ विष्णु के घर के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। जब वह दरवाजा खोलता है तो वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन गेट के ठीक सामने एक कुरियर रखा हुआ है। उसके अंदर एक महत्वपूर्ण सीडी है। इसका मतलब है कि इसमें निश्चित रूप से बल्ब के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। यहीं पर यह रोमांचक फिल्म 8 खत्म होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, कृपया हमें बताइए कि आपको यह फिल्म कैसी लगी। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप किसी और खास फिल्म या वेब सीरीज के बारे में विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो वह भी कमेंट में अवश्य लिखें।